इकाई एक, जीव जगत में विविधता। अध्याय एक, जीव जगत। सभी जीव जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रम का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक जीवन पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता है। आदि मानव ने कुछ के निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन्हीं सभी प्रकार के जीवित व जीव विहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टता पाई वे उनके लिए भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित था। सजीवों का वर्णन, जिनमें मानव भी शामिल है, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव उद्भव विज्ञान में संलग्न थे, वे जैव विज्ञान ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय वनस्पति जगत। अध्याय 4, प्राणी जगत। जीव स्वरूप में वर्गीकृत विज्ञान एवं स्मरणीय विवरण के विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति का आवश्यकता प्रदान की। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं में के साथ भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों को रहस्य घटना, मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इसी प्रकार के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों और पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। एर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को केप्टन, जर्मनी में हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से विकासपरक जीव विज्ञान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त की। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में इन्होंने पंछी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकीय तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि का अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकास जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न, जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही इन्होंने हाल ही में स्वीकृत जीव विज्ञान जाति वर्ग की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्होंने व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालजान प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। एर्नेस्ट मेयर 1904 से 2004 तक की अवधि। जीव जगत। जीव क्या है? जीव जगत में विविधता, वर्गीय संवर्ग और वर्गीय की सहायता एवं साधन। जीव कैसे निराला है? जीव जगत कैसे निराला है? जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारणतः वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, लवणीय मीठे जलीय झील, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों में जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पंछियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्ग की सुंदरता विस्मय और चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। इसका उत्तर खोजने
का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। पृथ्वी, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इसी सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना और उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विगामी अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन तथा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ सके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांशतः उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जा सकता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाशय तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसीलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या की जा सकती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संताति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्वाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फेजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपड़ा क्रीम और में वास्तविक पुनर्जन्म होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इसी प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फेजाई तंतुमय शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब हम जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिका जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, खसर या खच्चर, बाध्य, कामगार, मधुमक्खी, अनुउर्वरक, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपाचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न मार्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपाचयी क्रियाएं
हैं। सभी जीव चाहे वे बहुकोशिकीय हों अथवा एक कोशिकीय हों में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवक, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीवों के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव अतः उपापचयी क्रियाएं निर्वाद जीवों के विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाएकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप को सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अथवा स्वचेतन है। इसीलिए चेतना जीवों में परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसमें हृदय तथा फुसफुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी में स्वे चेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम उन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आसपास में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशीलता तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत और एवं भविष्य के सभी जीवों एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सबसे विविध अंशों में होते हैं। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपनी आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पंछी, पालतू अथवा अन्य प्राणियों व पौधे हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जातीय स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इस जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए
तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों को खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कई ऐसी विधियां नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा करें सकें, तो शायद इससे भ्रामकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्ट नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि किसी जीव का इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम के आधार पर सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICJN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इसी प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था, जिसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेजिफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। उनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मेजिफेरा इंडिका लीन का, इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्तियां बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। यदि आप एलेसियन के विषय में सोचे तो आपको पता लगेगा कि हम किसके विषय
में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि हम स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाएं कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जात, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्ग को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा है। क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे गुण, जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसीलिए विशेषकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है। इसी विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए सब विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन में इस शाखा का वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। इसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पहचान पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास संबंध का भी अध्ययन रखा गया। वर्गीकी समवर्ग, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पद अनुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि सवर्ग समस्त वर्गीय व्यवस्था है इसीलिए इसे वर्गीकीय समवर्ग कहते हैं और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गीकीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग टेक्सान कहते हैं। वर्गीय समवर्ग तथा पद अनुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती है, जिसका अर्थ है कि कीट स्वीकरणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसीलिए इसे एक पद अथवा समवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग समवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग को वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग समवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्यतः सवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, आर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीशीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले समवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न समवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता विशिष्ट अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह सामान्य प्रकार के जीव अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीशीज जाति,
वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके अकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेजीफेरा इंडिका आम, सेलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पैंथरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेजीफेरा सोलेनम और पेंथरा वंश का नाम है और यह टेक्सा अथवा स्ववर्ग का निरूपण करते हैं। प्रत्येक स्ववर्ग में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों उनकी आकृतीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणतः पेंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टीगी रीस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम मेलाजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश जीनस वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंशों में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर तथा बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सेलोनम वंश में आते हैं। शेर, पेंथरा लियो, चीता, पेंथर पार्डस तथा पेंथर टिगिरिस जिनमें बहुत से गुण हैं, ये सभी पेंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। कुल अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वह स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिकीय तथा जनन गुण है। उदाहरणतः पौधों में तीन विभिन्न वंश सेलेनम, पुटीनिया तथा धातुरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पेंथर जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी फेलिडी में रखा गया है। गण आर्डर आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न अंशों की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोन, ओल, ब्यूलेसी, सोलेनेसी और पॉलीसोनिएलेस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग क्लास इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बान आते हैं और कार्निवोरा गण इसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं वे उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम ये जाति, वंश, कुल, फैमिली, गण, आर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम या भाग डिवीजन से जगत किंगडम बनता है। आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीक संवर्ग चित्र 1.1
जगत किंगडम। जंतु के वर्गीकीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम समवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि जगत पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहते हैं। इन स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय समवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये समवर्ग यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिक ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टेक्सा का जाति वैज्ञानिकी स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखें। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ समान जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दिखाया गया है। समवर्गिक तालिका 1.1 वर्गीकीय संवर्ग सहित कुछ जीव नाम, सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ या भाग। मानव, होमो सेपियंस, होमोनिड, प्राइमेट, मेमेलिया, कार्डेटा। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, मस्का म्यूसिडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। आम, मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा एनाकारिकाराडिएसी, सेम्फिडेल्स डाइकोटिलिडीन, एंजियोस्पर्मी। गेहूं के लिए ट्रिटिकाम ईस्टिवम, ट्रिटिकाम पोएसी, पोएलम मोनोकोटिलिडियम, एंजियोस्पर्मी। वर्गीय सहायता साधन जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरण से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के परीक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचय कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिलक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूने को संचय करने तथा उन्हें परिलक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीकी विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को एक कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिलक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ये चित्र में वनस्पति संग्रहालय में पौधे का एकत्रित नमूने का दृश्य दिखाया गया है। वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीशीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिकी नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, हावड़ा, भारत में
तथा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में। संग्रहालय म्यूजियम वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालयों तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में एकत्र रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बा में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पंछी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित रखते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क, इन उपवनों में अधिकांशतः अन्य आवासीय जीव वित्त प्राणी रखे जाते हैं। इनमें से हम वन्य जीवों को मानव की देखरेख में आहार, प्राकृतिक तथा व्यवहार को सिखाने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास अथवा आवास वाले परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। ये दृश्य में दिखाई गई हैं भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन प्राणी कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों युग्मों उन्हें युग्मित करते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय समवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीय कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए प्रायः नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, एक सूची पत्र, कैटलॉग तथा अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरो पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विषय क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान को पूरी जानकारी होती है। सारांश, जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधता दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अभी भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों में के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शारीरिक, क्रियात्मक और अकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकृत का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकरण अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीक के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीवों की पहचाना गया है तथा उसे द्विपद दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव विज्ञान की नाम जो दो शब्दों में मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीय समवर्ग अथवा टेक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीविदों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगमता बनाने के लिए विभिन्न वर्गीय साधन सामग्री विकसित की है। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें भिन्न क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ
में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीकी की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान तथा चिड़ियाघरों में पौधे तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीविदों ने वर्गीकीय अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है।